सो हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी 5000 किलोमीटर रिव्यू ऑफ यामाहा FZS वर्जन 4। अब ये चीज़ हाइब्रिड पे भी लागू होती है क्योंकि मोर और लेस बाइक जो है दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस उसके अंदर थोड़ा सा इंजन में चेंजेस है। तो थोड़ा सा इंजन के मामले में जो है इधर उधर हो सकता है, बाकी ओवरऑल राइडिंग और बाकी चीज़ों की हम बात करेंगे तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर। तो अगर आपके पास में हाइब्रिड भी है सो देन ऑल्सो दिस वीडियो इज फॉर यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार। हम 7000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, हमें सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। तो अगर अभी चैनल पर नए हो या बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी ओवरऑल बॉडी के बारे में, क्योंकि 5000 किलोमीटर के अंदर जो थोड़ी बहुत चेंजेस हैं या थोड़ा बहुत जो डिसअपॉइंटमेंट है मेरे को इस बाइक से, वो सिर्फ इसकी बॉडी से रिलेटेड ही है। ठीक है, उसके अलावा भी है थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें, बट मेजर जो मुझे कम पसंद आई इसके बारे में चीज़ें वो है इसकी बॉडी। अब ओवरऑल देखोगे आप, क्वालिटी इज़ डिसेंट, फाइन, अच्छी है। लुक वाइज भी बढ़िया है। पीसेज का जो कटआउट है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट क्योंकि पीसेज इतने बड़े बड़े हैं तो थोड़ा गैप वाला इशू इसके अंदर है। जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई FZS वर्जन 4 में गैप्स का इशू आता है। हाँ भाई आता है। देखो जो ये बड़ा वाला मेरा टैंक का पीस है राइट वाला, इसके अंदर इस साइड में थोड़ा गैप का इशू है जो मुझे अभी भी दिख रहा है। हालांकि मैं इसको एडजस्ट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, बट हाँ ये है कि इशू आता रहता है। उतना मेजर नहीं है बट आता है इशू। जो इसका प्राइस पॉइंट है, जब मैंने ली थी तो 1,60,000 की थी है। उस हिसाब से देखा जाए तो यार ये चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर जो इसके इंजन का साइज़ है, डिस्प्लेसमेंट है 149 सीसी, बेसिकली 150 सीसी के सेगमेंट में आती है ये। उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे आती है ये। जनरली आपको 150 सीसी 1,30,000 40 तक मिल जाती है। ये ऑलमोस्ट 20 से 30 हज़ार रुपये महंगी, और उस हिसाब से एक थोड़ा सा और बेटर बॉडी की फिटमेंट हम और डिज़र्व करते हैं। हालांकि जो हाइब्रिड वाली उसके अंदर वो चीज़ ठीक हो गई है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अभी भी आपको ये वर्जन 4 जो है मिलती है मार्केट में, वर्जन 3 और वर्जन 4 दोनों ही। सो अगर आप ये लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप नॉन हाइब्रिड के साथ में जाना, ना कि वर्जन 4 या वर्जन 3 के साथ में, क्योंकि उसके अंदर है ना आपको यहाँ पे ऊपर ये स्क्रूज जो हैं ये मिलते हैं जो कि इसको इतना अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते। मेरी बाइक में स्क्रूज है जिसकी वजह से इसका जो टैंक पैनल है ना ये नीचे जाता है। अब एक और कमाल की बात है कि ये जो टैंक पैनल वाली प्रॉब्लम है ये सिर्फ इसके राइट वाले पैनल में, पर लेकिन आप लेफ्ट वाला पैनल यहाँ से देखोगे, इतनी दूर से भी आप देखोगे आपको नहीं दिखेगा। मैं अभी आपको क्लोजअप भी दिखाऊंगा। और राइट वाले में एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसका जो यहाँ पे राइट साइड में ये ब्लैक वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है ये भी इसका लूज है, वो बार बार निकल जाता है। उसकी जो क्लिप है बार बार निकल जाती है, तो मुझे बार बार लगाना पड़ता है। अभी भी जैसे निकली हुई है तो मुझे इसको बार बार फिक्स करना पड़ता है। ये छोटे से भी ऐसे गड्ढे में जाती है जोर से और वो क्लिप निकल जाती है। तो मे बी क्लिप लूज है या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये मैंने अब नोटिस करी है। काफ़ी टाइम से तो मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था। एक दिन मैं अपनी बाइक साफ़ कर रहा था खुद, तब मैंने देखा कि निकला हुआ है। फिर मैंने 2-3 दिन बाद फिर से नोटिस किया, वो फिर निकला हुआ था। तो एक इसकी जो क्लिप है थोड़ी सी लूज़ है, तो उस मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके टैंक के आसपास। बाकी उसके अलावा देखा जाए तो ओवरऑल इट इज़ फाइन। बॉडी के मामले में और तो मेरे को कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है अभी तक। थैंकफुली जो गड्ढे में जाते टाइम पे फाइबर की बॉडी जो बजती है ऐसे धम धम करके जो आवाज़ आती है, वो वाला इशू इसके अंदर अभी नहीं है। अभी तक ये ढोलक नहीं बनी है, तो होपफुली ये ढोलक ना बने आगे चल के भी, हालांकि 5,000 किलोमीटर हुए हैं बट स्टिल। तो ये था थोड़ा इसके बॉडी के बारे में। और देखा जाए तो ओवरऑल जो ब्लैक वाले प्लास्टिक है उसकी क्वालिटी की बात करूँ अगर मैं, तो काफ़ी सही है। अब तक फेड नहीं हुए हैं जनरली, क्योंकि अब इस बाइक को 2 साल हो गए। आई नो 2 साल में 5,000 किलोमीटर बहुत कम है, बट स्टिल क्योंकि अब चलती कम है, अभी आगे चल के थोड़ा यूज़ होगा इन फ्यूचर, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा मैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो ओवरऑल जो इसके ब्लैक पार्ट्स है, जैसे ये वाला हिस्सा जो है, ये आप देखोगे अभी तो इसके ऊपर थोड़ी डस्ट लगी हुई है, तो इसलिए थोड़ा गंदा हो रहा है। बाकी आप ओवरऑल देखोगे तो काफ़ी हद तक अभी भी आपको वैसे ही मिलते हैं जैसे कि उस टाइम में थे जब ये नहीं आई थी। वरना जनरली बहुत ज़्यादा फेड हो जाते हैं इसके ब्लैक वाले पार्ट, खास करके टंकी के बीच में जो ब्लैक पार्ट है काफ़ी फेड हो जाता है। बट आज भी इसका कलर काफ़ी हद तक इंटैक्ट है, ज़्यादा प्रॉब्लम इस मामले में मेरे को नहीं आई है। इसके जो पैनल गैप की मैं बात कर रहा था, वो लेफ्ट वाले टैंक में जब आप देखोगे तो इधर आपको थोड़ा सा गैप जो है दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे बहुत माइन्यूट्स है, पर लेकिन जब आप इसके राइट वाला पैनल देखोगे, ये देखो कितना बड़ा गैप दिखता है इसके अंदर। ये देखो कितना लंबा, एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन से पूरा गैप दिखता है। तो ये एक थोड़ी बेकार चीज़ है। और जो लूज़ होने वाला मैं कह रहा था, ये देखो इसको मैं हल्का सा ये करूँगा, जैसे गड्ढे में जाती है ना, ये देखो ये ऐसे करके निकल जाता है बार बार, ये बार बार लूज़ हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सीन है, ऐसे करके लूज़ हो जाता है इसके अंदर। हल्की सी भी गड्ढे, जोर से गड्ढे में जाएगी, देखो इसको कितना प्यार से टच करूँगा,
ये देखो इतने में निकल गया, इतना जोर ही नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है भाई, अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है इसका सस्पेंशन सेटअप। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक के बारे में बात करूंगा, और जो थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम होगी मैं आपको वैसे बता दूंगा। ठीक है, सस्पेंशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सस्पेंशन यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, आउट ऑफ 10 आई वुड रेट इट समवेयर अराउंड 7 और 8, 7.5 ले लेते हैं मिडिल पार्ट। ठीक है, अब 7.5 क्यों? देखो भाई, जो इसका आगे वाला सस्पेंशन है दैट इज़ फिनोमिनल, बहुत बढ़िया है, मज़ा आता है, मतलब गड्ढे बिल्कुल भी फील नहीं होते, बहुत प्यारा, बहुत स्वाद आता है, हैंडलिंग भी अच्छी है, अच्छा साइज़ है। आई थिंक कुछ 39 या 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं, अपसाइड डाउन नहीं है, बट स्टिल राइडिंग हैंडलिंग जो है काफ़ी अच्छी कर देते हैं। जो मुझे प्रॉब्लम है वो है इसके पीछे वाले सस्पेंशन से, क्योंकि जब मैंने इनिशियली ली थी तब ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ था। जैसे ही छोटा सा गड्ढा आता था फील होता था कि हाँ भाई आपकी बाइक चली गई है गड्ढे में। अब भी ये थोड़ा सा ओपन हुआ है, थोड़ा सा स्मूथ हुआ है, बट जितना जनरली बाकी बाइक्स का हो जाता है ये अभी भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुआ है। तो जिन लोगों को थोड़ा बैक एक रहता है, जिनको यहाँ पे ये लोअर बैक की थोड़ा इशू है, उनको इसके अंदर प्रॉब्लम आएगा। और यही सेम सस्पेंशन सेटअप आपको हाइब्रिड में भी मिलता है, नॉन हाइब्रिड में भी मिलता है। तो उस बाइक्स में भी आपको ये दिक्कत रहेगी कि आप सोचो कि चल 4-5 हज़ार किलोमीटर चलाऊंगा, उसके बाद में थोड़ा लूज हो जाएगा, होता है, बट बहुत माइन्यूट सा फर्क आता है। मुझे ऐसा कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ये कि अब जो बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो फिर भी थोड़ा सा अब और स्मूथ लगता है, पर लेकिन इसके अलावा अगर ऐसे कोई शार्प गड्ढा आता है तो भाई अभी भी जर्क लगता है इसके अंदर। हालांकि हमारे एरिया का जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है, तो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन बहुत बार इसकी साइकिल हुई है इसके सस्पेंशन की, उसके बावजूद भी उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो उस वजह से आई वुड से कि द फ्रंट सस्पेंशन इज वेरी नाइस इन द यामाहा ZS वर्जन 4 हाइब्रिड, नॉन हाइब्रिड, क्योंकि सेम ही सेटअप है। पीछे वाला आई वुड नॉट से कि उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा ये, अगर आप जो है इसको कितना भी आप चला लो तो उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होता। मे बी और 4-5 हज़ार किलोमीटर चले तो हो जाए ओपन अप, बट अभी तक तो एज सच कुछ नहीं हुआ है। स्टिल स्टिफनेस है इसके अंदर, अभी भी आपको गड्ढे फील होते हैं, सो अ बिट डिसअपॉइंटेड ऑन दैट। चलो भाई, अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, विच इज आर टायर एंड ब्रेकिंग, दोनों को एक में ही हम वो ले लेते हैं। ठीक है, तो टायर के मामले में देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी ग्रिप बनाते हैं, कॉर्नर्स पे भी काफ़ी बढ़िया ग्रिप है इनकी। इसके अंदर जो है आपको C8 का टायर मिलते हैं कंपनी से ही, अभी भी कंपनी का टायर ही डले हैं, क्योंकि 5000 किलोमीटर चली है, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी जल्दी तो घिसेंगे नहीं, अभी भी अच्छा खासा इनके अंदर लाइफ बची हुई है, और 10-12 हज़ार मेरे हिसाब से चल जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रफ ड्राइविंग भी नहीं है मेरी, मैं काफ़ी नॉर्मल चलाता हूँ। और अभी तो 3-4 महीने से सिर्फ मेरा भाई चला रहा है, तो उसकी ड्राइविंग भी मेरे जैसी ही है, क्योंकि मेरे से छोटा भाई है तो उसको बढ़िया। यस, देखो अगर आपको अपनी गाड़ी अच्छी रखनी तो यू हैव टू बी टफ टुवर्ड्स पीपल हु आर ड्राइविंग इट अदर देन यू। ओके, भले आपको भाई क्यों ना हो, पापा को कुछ मत बोलना वरना बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर। क्या कर रहे हो आप? देश के नाम पर दम्बा है तू, इतना बड़ा पाप करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तो ओवरऑल टायर जो है अच्छे हैं, फ्रंट वाला इज ऑल्सो गुड, पीछे वाला अच्छा है, चौड़ा है, ग्रिप आपको अच्छी देता है, वेट कंडीशन में भी आपको ग्रिप के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी, ओवरऑल इट इज़ वेरी नाइस। तो यस, ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो फ्रंट वाला जो ब्रेक है थोड़ा सा वीक हो गया है, मुझे ऐसा फील होता है कि पहले से थोड़ा सा वीक हो गया है, उतना अच्छा नहीं है फ्रंट वाला ब्रेक। अब पीछे वाला इज सिमिलर, एज सच कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। आगे वाले में मुझे लगा था भाई मे बी इसके ब्रेक पैड वगैरह घिस गए हो, बट मैंने चेक किया तो ब्रेक पैड ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो उसके लिए मेरे को एक बार दिखाना पड़ेगा, मे बी एयर वगैरह आ गई हो या कुछ हो, बट आगे वाला जो है थोड़ा सा वीक है। बट अगर दोनों को साथ में मैं दबाता हूँ तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज नाइस, एकदम एक्सेप्शनल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा मैं, बट इट इज़ गुड। अगर आप इंजन ब्रेकिंग के साथ में इसको यूज़ कर रहे हैं देन इट विल बी वेरी नाइस। सिर्फ ब्रेक लगा रहे हो तो भी काफ़ी ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है जितना इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग में था, उतनी बढ़िया ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नहीं है अभी इसकी, बट इट इज़ ओके। मतलब जहाँ पे मैं इसको पहले 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 रेट करता था, आई वुड से इट इज़ अराउंड वही 7.5, 8 के अराउंड, 8 आउट ऑफ 10 के आसपास इसकी ब्रेकिंग रहेगी। देखो टाइम के साथ में धीरे धीरे जो है ब्रेक पैड वेयर ऑफ होते हैं तो थोड़ा सा इशू आता है, बट उस हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ फाइन। ब्रेकिंग के मामले में, टायर के मामले में द बाइक इज़ गुड टिल नाउ। तो हाँ, टायर में थोड़ा सा इशू ये आता है कि भाई ये देखो, अभी तो मैंने कपड़े से इसको थोड़ा सा साफ़ कर दिया, बट आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पूरा जो है व्हील वेल सब गंदा हो जाता है। तो भाई यामाहा प्लीज़ इसके अंदर कुछ ऐसा कवर प्रोवाइड कर दो या एक एसेसरी निकाल दो जो आदमी यहाँ पे लगा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब देखो कि अंदर सस्पेंशन वगैरह जो है सब पूरा सड़ जाता है। तो ये भाई देखो, जिनको मेरे जैसा, जो लोग मेरे जैसे जिनको साफ़ सुथरी बाइक रखने की आदत है, उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, और पर्सनली मुझे बहुत ख़राब चीज़ लगती है ये। मैं कपड़ा लेके इसे साफ़ करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा इशू है इसके अंदर। तो अब हम आते हैं फोर्थ और सबसे मेन पार्ट पे एक बाइक की, विच इज़ द इंजन।
ठीक है, अब इंजन के मामले में थोड़ा आपको इसके इंजन स्पेक्स बता दूं जो इस बाइक को पहली बार देख रहे हैं, हालांकि अगर पहली बार देख रहे हो तो ब्रा। ठीक है, सो इसके अंदर आपको 149 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 12.3 bhp की पावर और 13.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ओवरऑल देखा जाए टॉर्क इज़ फाइन, बट सेगमेंट के हिसाब से सबसे लीस्ट पावर्ड बाइक है ये। और ये जब आप एकदम रिस्की ओवरटेक करते हो तब ये चीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा फील होती है। पर्सनली मुझे भी ये फील होता है। जब तक नॉर्मल सीन चल रहा है तब तक इट इज़ फाइन, बट जैसे आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे मुझे रिस्क लेना पड़ेगा कि मेरे को एकदम से ओवरटेक करके जाना है, कुछ ऐसा है, तो आपको उतनी बेहतर पावर डिलीवरी नहीं दे पाएगी। बट इसके हाई एंड में वो पंच है, बट ऐसा है कि आप अगर गियर डाउन करके खींच रहे हो देन इट इज़ फाइन। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि इसी गियर में मैं इसको खींच दूँ तो भाई वहाँ पे आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्रॉस करेगी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी, तो वो वाला थोड़ा सा इसके अंदर से टिंग 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 चलता रहता है। जैसी प्रॉब्लम्स आपको 125 सीसी इंजन बाइक्स में आती है वैसा थोड़ा सा इशू आपको इसके अंदर भी आएगा, क्योंकि देखो 150 सीसी के हिसाब से इस बाइक में जो है पावर आपको कम मिलती है। पहले जो इसका इंजन आता था जब तक ये BS6 नहीं हुई थी तब तक इसके अंदर आपको समवेयर शायद 13.6 bhp मिलती थी, विच वॉज नाइस। वो काफ़ी अच्छी पावर थी उस टाइम में। इस बाइक में जो पंच मिलता था वो काफ़ी बेटर मिलता था, बट अब वो वाला सीन जो है थोड़ा कम है। ठीक है, ओवरऑल नॉइज़ की अगर मैं बात करूं कि आवाज़ क्या कुछ चेंज हुई है या नहीं, तो वो मैं आपको भी सुना देता हूं। तो क्वाइट फ्रैंकली मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि जनरली गाड़ियों में आवाज़ जो है वो बढ़ जाती है बाइक की, बट इसके अंदर आवाज़ जो है मुझे कम लग रही है पहले से। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, पर लेकिन ओवरऑल जैसे जो बाइक है वो थोड़ी सी और लाउड हो जाती है जैसे जैसे वो यूज़ होती है, पर इसकी मेरे को आवाज़ अब थोड़ी सी और रिफाइंड लग रही है। जैसे पहले ऐसे ऐसे करके थोड़ी ऐसे लाउड सी ऐसी थम्पिंग सी नॉइज़ आती थी, अब वो चीज़ थोड़ी थोड़ी स्मूथ हो गई है। तो मेरे लिए इट इज़ नाइस, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लाउड चीज़ें पसंद नहीं है। ऐसा हो कि शांत हो, बढ़िया इंजन हो, अच्छा लगता है। तो वाला सीन इसके साथ में हो गया है अब से, तो साउंड के मामले में इट इज़ वेरी नाइस। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, सबसे मेन प्रॉब्लम जो इसके अंदर आती है कि भाई सर्दियों में स्टार्ट नहीं होती है ये बाइक। स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को, और साथ ही बारिशों में भी दिक्कत बहुत आती है लोगों को। तो वो वाला थोड़ा सा इशू जो है इसके अंदर मेरे को फील नहीं होता। अब उसका रीज़न क्या है ये मैं पहले अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई इसके अंदर जो कंपनी आपको बैटरी देती है दैट इज़ Z4, 4 एम्पियर की बैटरी होती है वो। ठीक है, सो वो जो है इस पर्टिकुलर इंजन के लिए स्मॉल, तो इसलिए मैंने इसके अंदर क्या है, मैंने इसके अंदर 5 एम्पियर की बैटरी डलवा रखी है मैंने इसके अंदर Z4 की वजह Z5 बैटरी डलवा रखी है। तो अगर आपको ये वाला इशू आता है यामा की बाइक के साथ में, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी बैटरी बदलवाओ, अगर आपकी गाड़ी वारंटी पीरियड में नहीं है, अगर वारंटी पीरियड में नहीं है तो आप ये करवाना, जब तक वारंटी में है तब तक कंपनी से डलवाओ, क्योंकि आपकी फ्री में रिप्लेस होती है वो। ठीक है, जैसे वारंटी से बाहर जा रही है, जब आपको खुद से पे करना पड़ रहा है तो वहाँ पे सर्विस सेंटर पे जाके चेंज मत करवाना। नॉर्मल आप किसी दुकान पे जाइए, उनको बोलो भाई इसके अंदर Z5 लगा दो। अंदर देखो पहले इसके अंदर Z5 ही आती थी, बस इन्होंने अब एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया है। वो ब्रैकेट प्लास्टिक का है, तो आराम से जो वो आरी की ब्लेड होती है उससे आराम से कट होके Z5 फिट हो जाती है। मैंने वैसे ही करवा रखा है। उसके मामले में आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत प्यार से स्टार्ट होती है अभी बाइक, पहले झींग 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 करके स्टार्ट होती थी, ये इशू था उसके अंदर। बट अब जब मैंने इसके अंदर बैटरी बड़ी डलवा ली है तो वाला इशू नहीं होता। अभी देखो एक झटके में स्टार्ट होती है। अब ये चाहे सर्दी हो गर्मी हो, बहुत प्यार से स्टार्ट होती है। इस मामले में कोई भी इशू आपको इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, ओके। उसके अलावा इंजन के अंदर अगर हम और बात करें तो इसकी क्लच के बारे में बात कर सकते हैं। जो डाउन शिफ्टिंग में क्लच अटकता था, सॉरी गियर अटकते थे इसके, अब वो इशू बिल्कुल ही सॉल्व हो चुका है। मैंने जैसे बोला था आपको पहले भी कि चलते चलते धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। क्लच जो है थोड़ा सा और मेरे को स्मूथ फील हो रहा है जैसे जैसे चला है, तो फिर अब थोड़ा बेटर हो गया क्लच, और ज़्यादा लाइट हो गया थोड़ा सा, तो दैट इज़ गुड। हाँ एक और चीज़ है यार कि इसके अंदर है ना, जो इसका क्लच वाला ये लीवर है ये बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है। एक तो ये तो मेरे को थोड़ी सी इसके अंदर गड़बड़ लगती है, बट देखो वो चलेगी बाइक तो होता ही है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक। जैसे मेरा जो दोस्त है उसके पास में वो है हीरो एक्सट्रीम 125R, उसके क्लच शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं मेरे को, बट लेकिन उसका जो क्लच है वो उतना ज़्यादा लूज़ नहीं होता जल्दी सी। और N160 में वो चीज़ दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसमें प्ले बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो वो बार बार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसके अलावा मेजरली थोड़ा राइड से रिलेटेड है इंजन के बारे में, जैसे अर्गोनॉमिक्स लेवल की आपको, नॉट अर्गोनॉमिक्स एक्चुअली, रिफाइनमेंट लेवल क्या है वो, चलो अभी थोड़ा राइड पे चलते हैं। उसी के अंदर हम इसके राइड इंप्रेशंस की भी बात कर लेंगे कि आखिरकार 5000 किलोमीटर के बाद में राइडिंग के मामले में इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके गाइस, तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट की, दैट इज द राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ यामाहा FZS वर्जन 4। जैसे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5000 हुआ, एक्जैक्टली 5000 नहीं हुआ। ये मैं वीडियो भी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना है, तो ये मैं नहीं बना पाऊँगा।
सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5000 किलोमीटर, 130 कुछ बचा हुआ है, सो इट इज़ फाइन, ठीक है। हाँ, तो ये देखो राइडिंग के बारे में जो मैं कह रहा था, ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उस मामले में तो देखो ये बाइक कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती है, भले ये थोड़ा सा हायर स्पीड, जैसे अभी मैं अराउंड 60 हूँ, तो कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है इसके अंदर, बहुत बढ़िया चल रही है। आहा, ये पीछे वाला जो मैंने सस्पेंशन का कहा था, ये देखो छोटा गड्ढा भी आ रहा है, तो पता चल रहा है कि भाई गाड़ी गड्ढे में जा रही है। तो ये आई शाबाश, जोर से झटका लगा। तो वो एक चीज़ इसकी थोड़ी ख़राब है राइडिंग के मामले में। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो हैंडलिंग इज़ वेरी नाइस, मज़ा आ रहा है हैंडलिंग में। ब्रेकिंग जो है इसकी पहले से थोड़ी सी मुझे कमज़ोर लग रही है, पहले और थोड़ा अच्छा बाइट आता था, बट लेकिन वो जो एकदम क्रिस्प बाइट आता था इसके अंदर, वो थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ मैं, तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। बाकी मेन राइडिंग में अगर इंजन वाइब्रेशन लेवल की बात करें तो देखो अभी फ़िलहाल एट लोअर आरपीएम एट समवेयर अराउंड 3250 के आसपास चल रही है गाड़ी। ज़ीरो वाइब्रेशन है, मतलब बहुत ही माइन्यूट भी नहीं कहूँगा, उससे भी नीचे ही है। तो वाइब्रेशन लेवल के मामले में देखो लोअर आरपीएम पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मैंने हाई गियर में थोड़ी सी उठाई है गाड़ी, अब जैसे मैं इसको खींचता हूँ तो जिस पॉइंट पे मैं एक्सीलेटर देता हूँ और थोड़ी सी पुल होती है ना गाड़ी, उस टाइम पे सीट के नीचे जो है वाइब्रेशन फील होती है, ठीक है, और ठीक ठाक सी होती है, नॉट टू लो नॉट टू हाई, मीडियम सी वाइब्रेशन, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जब आप लो गियर से हाई में उठाओगे, वो देखो हर गाड़ी में फील होती है, इसके अंदर भी होती है, बट जितनी नई में होती थी अब मेरे को उससे थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही है, ये एक चीज़ इसके अंदर बोलना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी थोड़ा हाई स्पीड में जब हम रेव करेंगे इसको, या हाई रेव रेंज तक लेके जाएंगे, तब कैसा होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा ज़रा मैं ये ट्रैफिक से क्लियर हो जाऊँ, ठीक है। और अब करते हैं खींचा, ओके, नो वाइब्रेशन एट ऑल, अब कुछ नहीं, अब ठीक है। सब थोड़ा बहुत फुटपैक के पास में आई थी, पर अब चली गई है। अराउंड 5000 आरपीएम के पास में फुटपैक के पास में थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हुई थी, जो राइट वाला हमारा वो होता है ना ब्रेक, उसके पास में, तो वो थोड़ी सी हुई थी, बाकी अब कुछ नहीं है, ओके, नथिंग। गेयर डाउन किया, आके थोड़ी सी वाइब्रेशन नियर द फुटपैक, फिर से इसको खींच रहा हूँ मैं समवेयर अराउंड 5000, नहीं कुछ नहीं है, और थोड़ा सा, ओके ओके ना, ओके, नथिंग, कुछ नहीं। हाँ, अब वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी सी, लिटिल लिटिल वाइब्रेशन इज कमिंग, अब चली गई, अब बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, अब बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रही है ये। और ये 4th गियर पे खींच रहा था मैं हालांकि, तो आप देख सकते हो ज़्यादा हाई रेव रेंज में जाके भी वाइब्रेशन जो है वो है ही नहीं, बहुत ही माइन्यूट लेवल की है, मतलब ऐसा मेजर कुछ भी नहीं है। और जब आप एकदम भी इसको 4th गियर पे मैं आप देख सकते हो अराउंड 7000 आरपीएम ले गया था, वहाँ पे भी इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं फील हो रही थी। सो यस, वाइब्रेशन के मामले में देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली वेरी लेस। अगर मैं लो स्पीड्स की बात करूँ, मान लो जैसे इसी गियर पे अभी आई एम ऑन माई थर्ड गियर पे अगर मैं इसको यहीं पे रोक के रखूँ अराउंड 5000 आरपीएम, वेरी मिनिमल वाइब्रेशन ऑन माई पीछे वाला रियर फुट पैक, वो थोड़ी सी आ रही है अभी, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं अराउंड 6000 के आसपास, क्योंकि अब वाइब्रेशन चली गई है फॉर सम रीज़न, तो 4000 से 5000 की रेंज के बीच में ही इसके अंदर थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन फील हो रही है मुझे। अब इस गियर पे मेरे को बिल्कुल भी नहीं हो रही है। थोड़ा सा और जाते हैं 5000 के पास में, ओके, कुछ नहीं है। तो भाई ये था अपना पूरा इसका राइड रिव्यू आफ्टर 5000 किलोमीटर। पर्सनली देखो ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, थोड़ा हाई गियर में जाता है जब थर्ड गियर में हायर आरपीएम की तरफ जाता है, तब इसके अंदर वाइब्रेशन थोड़ी सी फील हो रही है। इसका जो ये ब्रेक फुट पैक है इसके ऊपर, एक्चुअली ब्रेक पेडल, नॉट इवन फुट पैक, ब्रेक पेडल के ऊपर, बट उसके अलावा एज सच कोई इशू नहीं है चलाने में। बस एक थोड़ा सा इशू है जो मैंने आपको बता दिया था कि भाई यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, उसके अलावा इट इज़ नाइस एंड गुड। अगर इसका रियर सस्पेंशन यामा चेंज कर देना है अपडेट में, जो कि यामा का करने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि पता नहीं बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो गया यामा इंडियन मार्केट को लेके, कुछ ऐसा खास अपडेट दे नहीं रहे अपनी बाइक्स में। बट अगर पीछे वाला सस्पेंशन अपना चेंज करके भले ही वो वही वाला लगा दो जो N160 में आता है, सेम तुम क्या बोलते हैं, जो भी कंपनी वो प्रोवाइड करती है उसी कंपनी से अगर आप सोर्स कर लो तो भाई मज़ा आ जाएगा। उसके बाद में तो भाई स्वाद आ जाएगा इस गाड़ी को चलाने में। सो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके बताना अगर आपका और कोई भी सवाल है तो। देखो पिछले 3-4 महीने से मैं थोड़ा इनएक्टिव था, क्योंकि थोड़ा जो मेरा मेन
करियर है उसके ऊपर थोड़ा फोकस बढ़ गया था। पर लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आएगी। आई नो 3-4 महीने का बहुत बड़ा गैप हो गया है, बट अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एवरी 4 to 5 डेज में कोई ना कोई वीडियो पोस्ट कर दूंगा, या तो FZ के रिलेटेड या किसी और बाइक के रिलेटेड या एनी जनरल टॉपिक, ठीक है। और शॉर्ट्स तो अपनी आती रहती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।